नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है जठराग्नि। जठराग्नि की रक्षा करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों आयुर्वेद का हर एक चिकित्सक आपको इसका ध्यान रखने के लिए बताते हैं? इसमें इतना खास क्या है? और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमें जठराग्नि के बारे में डिटेल वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। देखिए, अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है, बीमारियों से खुद का बचाव करना है, या फिर अगर आपके शरीर में अभी कोई बीमारी है, अभी कोई व्याधि है, तो उससे भी ठीक होने के लिए आयुर्वेद के इस मूल मंत्र को, मूल सिद्धांत को समझना ज़रूरी है। अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो आपको आपके जीवन में कभी भी दवाइयों के भरोसे पे नहीं रहना पड़ेगा। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत यानी जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसमें हमेशा समता यानी जो बैलेंसिंग है वो बताया गया है। यहाँ तक कि जो आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या बताई है, तो उसमें कहा गया है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी जिस व्यक्ति के शरीर में दोष, धातु, मल और उसका अग्नि सम अवस्था में है और उसकी आत्मा, इंद्रिया और मन प्रसन्न है, तो वही व्यक्ति स्वस्थ है। अब यहाँ पे दोष, धातु, मल ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे शरीर में है वो है अग्नि। अब देखिए, इस अग्नि का इतना ज़्यादा महत्व है, यहाँ तक कि चरक ऋषि चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में हमें बताते हैं शांते अग्नो म्रियते युक्ते चिरम जीवत्य नामयः। यानी अगर ये अग्नि शांत हो जाती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर ये अग्नि स्वस्थ है तो वो व्यक्ति निरोगी रहकर चिरकाल तक जीवित रह सकता है। तो युक्तिपूर्वक इस अग्नि की रक्षा करनी है। यहाँ तक कि भगवत गीता में कहा गया है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। यानी मैं स्वयं ये अग्नि हूँ। इतना ज़्यादा महत्व इस अग्नि को दिया हुआ है। आयुर्वेद में 13 प्रकार के अग्नि बताए गए हैं, तो इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वो है जठराग्नि। उसके बाद है पंच महाभूतों के 5 अग्नि, यानी जो आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी, इस तरह से जो 5 महाभूत है तो उनके भी अपने अपने अग्नि हैं। उसके बाद है सप्त धात्वाग्नि, यानी जो शरीर में 7 धातुएं हैं, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो इन 7 धातुओं के भी अपने अग्नि हैं। तो देखिए, एक जठराग्नि, 5 महाभूताग्नि और 7 धात्वाग्नि, तो इस तरह से 13 अग्नि है। यानी ये जो चयापचय क्रिया है ये एकदम से सूक्ष्म लेवल पे यानी सेलुलर लेवल पे भी चलती है। अब हम खाना क्या खाते हैं, तो जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इसी तरह का खाना हम खाते हैं, लेकिन उसका रूपांतरण शरीर के धातुओं में होता है। जैसे कि हमारा खून बनना है, या फिर मांस धातु निर्माण होना, या फिर शरीर में अस्थि धातु यानी जो हमारी हड्डियां बनती है, या फिर शुक्र धातु का निर्माण है। तो ये सभी इस चयापचय क्रिया से निर्माण होते हैं। और जो फिर सप्त धातुओं का जो सार है यानी जो ओज है वो भी इसी प्रक्रिया से बनता है। तो इसीलिए जो चयापचय क्रिया है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो मॉडर्न साइंस है इसमें इसी को मेटाबॉलिज्म कहा गया है। हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है, ये भी पचन की इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। जैसे कि पित्त का काम है रूपांतरण करना, यानी एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, तो ये भी पचन क्रिया में हमें मदद करता है। फिर जो वात का जो मेन कार्य है गति है, तो जैसे जब एक धातु से दूसरे धातु का निर्माण होता है तो उसकी आगे की जो गति है, इसमें ये वात का कार्य हमें मदद करता है। फिर कफ का जो काम है वो है स्थिरता बनाए रखना, स्टेबिलिटी को बनाए रखना। तो इस तरह से शरीर में इन 7 धातुओं का जो निर्माण होता है उनमें स्थिरता बनाए रखने के लिए कफ दोष हमें मदद करता है। और फिर जो शरीर में ये जब पचन क्रिया चलती है तो इसमें भी सार किट्ट विभाजन बताया हुआ है। यानी जो खाना हम खाते हैं उसमें से जो भी हमारे लिए जो पोषकांश है या जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है तो वो शरीर में एब्सॉर्ब की जाती है, और फिर जो उसमें से बना हुआ जो मल भाग है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इसमें भी जो मल है वो 3 प्रकार के हैं, जैसे मूत्र, पुरीश और स्वेद, यानी यूरिन, स्टूल और पसीना है, तो इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस तरह से दोष, धातु, मल और अग्नि, इनका कार्य शरीर में निरंतर चलता रहता है।
हमारे शरीर में जो अग्नि की अवस्था है वो भी अलग अलग हो सकती है, जैसे हमारी प्रकृति के अनुसार, उम्र के अनुसार, ऋतु यानी मौसम के अनुसार, या फिर अगर शरीर में कोई बीमारी है तो उसके अनुसार अग्नि की ये जो अवस्था है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे देखिए, प्रकृति के अनुसार सबसे पहले देखते हैं तो इसमें जिन लोगों की वात प्रकृति है या जिनके शरीर में वात दोष डोमिनेंट है तो उनमें विषम अग्नि बताया हुआ है। विषम यानी कभी ये बहुत अच्छा है, कभी बहुत अच्छी खुल के भूख लग रही है और कभी बिल्कुल ही नहीं, तो इस तरह से इसमें विषमता है। जिनमें पित्त दोष प्रबल है या जिनकी पित्त प्रकृति है तो उनमें तीक्ष्ण अग्नि बताया हुआ है, यानी इनको बहुत अच्छे से भूख लगेगी, खाना ये बहुत अच्छे से पचन करेंगे। अगर खाना थोड़ा सा हेवी भी है तो भी इसका पचन ये बहुत अच्छे से कर लेंगे और इनको फिर से भूख अच्छी लगेगी। लेकिन जिनका कफ दोष डोमिनेंट है या जिनकी कफ प्रकृति है तो उनका मंद अग्नि रहेगा, यानी इनको भूख भी बहुत जल्दी नहीं लगेगी, खाने का पचन होने के लिए भी समय लगेगा। तो इस तरह से प्रकृति के अनुसार ये अलग अलग प्रकार बताए हैं। इसमें जो सम अग्नि है, यानी अग्नि में भी समता है, बैलेंसिंग है, तो ये सबसे अच्छे प्रकार का अग्नि है। तो इस तरह से विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंदाग्नि और सम अग्नि, इस तरह से ये 4 प्रकार बताए हुए हैं। उम्र के अनुसार भी अग्नि की अवस्था अलग अलग होती है। जैसे बाल्यावस्था ये कफ प्रधान समय है तो इस समय पे अग्नि मंद रहता है। जो युवावस्था है यानी जो यंग एज है तो इसमें पित्त प्रधान काल है तो इसमें अग्नि तीक्ष्ण रहेगा, अच्छी खुल के भूख लगेगी। और जो वृद्धावस्था है तो उसमें फिर से वात दोष का प्राबल्य है तो इसमें भी विषम अग्नि दिखेगा, यानी कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी। तो इस तरह से उम्र के अनुसार भी अग्नि की अवस्था अलग अलग हो सकती है। फिर है ऋतु के अनुसार। अब देखिए, आयुर्वेद में ऋतुचर्या का बहुत ही विस्तार से वर्णन हमें बताया है, तो इसमें भी हर एक ऋतु में हमारी अग्नि अलग अलग होती है। तो उस अग्नि के बल को देख के भी खान पान या फिर जो शारीरिक क्रिया है उनके बारे में, हर ऋतु के बारे में इसमें बताया हुआ है। अब जैसे कि हेमंत ऋतु है या शिशिर ऋतु है तो इसमें अग्नि का बल बहुत अच्छा है और ये ठंडी का समय है। और हम देखते हैं कि इस ठंडी के मौसम में भूख अच्छी खुल के रहती है, क्योंकि इस समय पे जो हमारा अग्नि है वो प्रबल रहता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर जो वसंत ऋतु है या जो शरद ऋतु है इसमें ये अग्नि का बल है वो मध्यम है। या फिर जो वर्षा ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है तो इस समय पे अग्नि का बल मंद है, अग्नि थोड़ा सा कमज़ोर है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि गर्मी का मौसम है यानी समर सीजन है, या फिर जैसे कि वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम है तो उस समय पे हमारी भूख कम रहती है, तो उस समय पे हमें हल्का खाना लेना है। इस तरह से ऋतु के अनुसार भी जो हमारी अग्नि की अवस्था है वो बताई गई है। अब देखिए, जो बीमारी की अवस्था है यानी अगर शरीर में कोई व्याधि है, कोई बीमारी है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारी भूख कम हो जाती है, यानी उस समय पे अग्नि जो है वो मंद होता है, इसीलिए उस समय पे हल्का खान पान लिया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो भी दोषों की अवस्था है यानी हमारी जो प्रकृति है ऋतु के अनुसार है, उम्र के अनुसार है, शारीरिक जो स्थिति है या फिर बीमारी की अवस्था है, तो इन सब के हिसाब से हमारी जो अग्नि की स्थिति है वो भी अलग अलग दिखाई देती है। चरक ऋषि चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में हमें बताते हैं, यानी जो ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय है उसमें हमें बताते हैं कि प्राकृत अग्नि का कार्य क्या है, इसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हमें मिल सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताया है। वो कहते हैं, आयु वर्ण बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा। आयु यानी जीवन की रक्षा के लिए, आयु यानी क्या, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग है, यानी जो शरीर है, हमारी इंद्रिया है, मन है, आत्मा है, इनका संयोग जब तक बना रहेगा तब तक हमारा ये जीवन रहेगा, तभी तक हम जीवित रहेंगे। और हमने जैसे कि शुरुआत में ही देखा कि शांते अग्नो म्रियते, यानी अगर ये अग्नि शांत हो जाती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस आयु की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए इस अग्नि की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने बताया है वर्ण, यानी हमारे शरीर का वर्ण, त्वचा का जो वर्ण है वो भी इस अग्नि पर निर्भर है। आयु वर्ण बल, उसके बाद जो बताया है वो है बल, यानी शरीर की जो भी शक्ति है या जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है वो भी इस अग्नि के अनुसार है।
फिर उसके वो बताते हैं कि स्वास्थ्य यानी आप स्वस्थ है या नहीं वो भी इस अग्नि पर निर्भर है। अगर ये अग्नि हमेशा अच्छा है तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर इस अग्नि में कोई विकृति आती है तो मनुष्य में काफ़ी सारी अलग अलग बीमारियां भी उत्पन्न होती है। उसके बाद जो बताया हुआ है वो है उत्साह, यानी किसी काम को करने का मन होना, इच्छा होना। जैसे आजकल काफ़ी लोग कहते हैं कि कुछ काम करने का मन ही नहीं होता, तो अगर इस अग्नि की विकृति है या फिर ये अग्नि मंद है तो भी उत्साह की कमी रहेगी, तो इससे ये भी इसका एक फ़ायदा आपको मिल सकता है। फिर जो बताया है वो है प्रभा, यानी तेज, किसी के जैसे कि चेहरे पे तेज है या नहीं है ना, शरीर का जो तेज है तो वो भी इस अग्नि पर निर्भर है। इसके अलावा जो बताया हुआ है कि ओज धातु, ओज आपका कैसे है, यानी जो सप्त धातुओं का जो सार है वो ओज किस तरह का है वो भी इस अग्नि पर निर्भर है। देखिए जब ये अग्नि प्राकृत रहेगा, इसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर रहेगा, तो खाने का जो पचन है वो भी बहुत अच्छे से होगा। फिर जो शरीर में सातों धातुएं हैं तो उनका निर्माण भी अच्छे से होगा, और फिर उसमें से बनने वाला जो ओज है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से इस ओज के निर्माण में भी आपकी अग्नि की प्राकृत स्थिति बहुत यानी वहाँ पे ज़रूरी है। इस तरह से अग्नि अगर बहुत अच्छा है, ये अग्नि स्वस्थ है, तो बहुत सारे फायदे हमें मिल सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इस अग्नि को विकृत करने वाले क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो बताया हुआ है वो है विषम आसन। विषम आसन यानी देखिए कभी आपको भूख जैसे लग गई है लेकिन आपके पास समय नहीं है और आप खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर कभी बिल्कुल भूख नहीं है लेकिन फिर भी आप खा लेते हैं, या फिर आपके खाने का कोई समय नहीं है, जैसे आज आपने 10 बजे खाना खाया, कल 12 बजे खाया, या कभी 2 बजे खाया, कभी स्किप कर दिया, तो इस तरह से इसे विषम आसन कहा गया है। ये भी आपके अग्नि को विकृत करता है। उसके बाद जो बताया है वो है अध्यशन, यानी बिना भूख के, बिना पहला खाना पचन हुए अगर आप फिर भी खा लेते हैं, जो मुंह के स्वाद के लिए खा लेते हैं, जैसे आपने पहले खाना खाया है, आपको बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन किसी ने आपके सामने कोई टेस्टी फूड ला के रखा है और आपका मन किया कि चलो खा ले, तो इस तरह से इसे अध्यशन कहा गया है, यानी बिना भूख के, बिना पहला खाना पचे जो आप खा रहे हैं। फिर उसके बाद जो बताया है वो है अजीर्णासन, यानी कोई आपने बहुत जैसे कोई हेवी खाया और उसका पचन नहीं हुआ और उसके बाद आपको अजीर्ण हुआ है, और उसके कारण जैसे आपको पेट में बहुत फूलापन है या फिर दर्द हो रहा है, आपका जी मचला रहा है, और इस तरह अजीर्ण रहने के बाद भी आप फिर खाना खा रहे हैं, तो इसे कहा गया है अजीर्णासन। तो इससे भी जो अग्नि की विकृति है वो हो सकती है। इसके बाद जो प्रकार बताया है वो है विरुद्धासन, यानी जो विरुद्ध आहार है, जो इनकॉम्पेटिबल फूड है, जो अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन है, तो उस तरह के आहार का अगर आप सेवन करते हैं तो हमारे लिए जो विरुद्ध आहार है वो किस तरह का है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन आयुर्वेद के हिसाब से गलत है, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें पूरे विरुद्ध आहार के बारे में, विरुद्ध आहार के जो आयुर्वेद में अलग अलग 18 प्रकार बताए हुए हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल वर्णन है। तो इस तरह का विरुद्ध आहार भी हमने इसके बारे में बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरह हमने देखा कि जो विषमासन है या जो अध्यशन है, अजीर्णासन या फिर विरुद्धासन है, तो इन सब से इन सब का ध्यान रख के अग्नि की रक्षा करनी है। इसके अलावा अगर किसी का सोने उठने का कोई समय नहीं है, कोई एडिक्शन है, या फिर जो हमारे मानस भाव है, जैसे किसी को चिंता है, यानी या फिर बहुत ज़्यादा भय है, यानी बहुत डर लगता है, किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ये सभी जो मानस भाव है वो भी आपकी पचन क्रिया को, अग्नि को विकृत करते हैं। अब ये देखते हैं कि इस अग्नि को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए, प्राकृत रखने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छोटे छोटे नियमों का सिर्फ पालन करना है। इसमें हमें हमारी जो अग्नि है, हमारी भूख है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आपको जब सुबह उठने के बाद जब मल प्रवृत्ति अच्छी तरह से हो जाए, यानी जब आपका पेट अच्छी तरह से साफ हो जाए, जब आपका खाने का मन करे, भूख खुले, तभी आपने खाने का सेवन करना है। अब देखिए काफ़ी सारे लोग सुबह उठते बराबर मॉर्निंग वाटर है या फिर कोई जूसेस है या फिर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है तो इसे ले लेते हैं। अब ये सुबह वाला जो पानी है वो क्या करता है ये देखते हैं। अगर आपको देखिए आपने कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की है, आपको पसीना आया है, मुंह सूख रहा है,
या फिर आपने पहले दिन बहुत ही जल्दी पानी पिया था और आपको प्यास लगी है, तब आपने पानी ज़रूर लेना है। ऐसे नहीं है कि आपने बिना पानी के रहना है। लेकिन जो लोग बिना प्यास के, बिना ज़रूरत के ये पानी पी रहे हैं, तो आप अपने अग्नि को मंद कर रहे हैं सुबह सुबह। अभी तो वो खुला ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि सूर्योदय से लेके फिर जो लगभग 10 बजे का जो समय है वो कफ का समय है, तो इसमें तो ये अग्नि मंद रहता है। इसीलिए हमें देखिए भूख भी जो है जनरली एक प्रहर के बाद, यानी उठने के बाद लगभग 3 घंटे या फिर 2.5 घंटे के बाद हमें भूख लगती है, तब कुछ खाने का मन करता है। तो सुबह सुबह आप इस अग्नि पे इस तरह का पानी डालोगे, या फिर कोई जूस है, कोई भी लिक्विड है, या बहुत ज़्यादा दूध है, आप ये कोई भी अगर इसके ऊपर डालोगे तो इस अग्नि का ये अग्नि मंद होगा और फिर हमारी जो भूख है वो भी कम होगी। तो हमें सबसे पहला ध्यान यही रखना है कि जब तक अच्छी भूख ना लगे, मन ना करे खाने का, तब तक कुछ भी नहीं लेना है। और फिर हमने जैसे कि 2 बार का जो प्रॉपर आपका मील है, जब आपको बहुत अच्छी भूख है, वो पूरा खाना लेना है, उसमें कोई स्किप नहीं करना है, कुछ भी नहीं। यानी जो भी आपका ट्रेडिशनल फूड है, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, घी, आप सब उस खाने में रख सकते हैं। सिर्फ आपने आपके भूख के अनुसार, आपकी अग्नि की स्थिति के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार इस खाने को लेना है। और आयुर्वेद में जो आहार विधि विधान बताया है, यानी जो खान पान के नियम बताए हैं, तो उन नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है। और ये नियम भी बहुत आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपका खाना घर पे बना हुआ हो, हल्का हो, उसमें स्निग्धता हो, या षड्रसात्मक हो, यानी जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला, ये सभी स्वाद आपके खाने में हो। तो इन छोटे छोटे नियमों का आपने पालन करना है। खाना जो खाते हैं हम, तब थोड़ा मौन धारण करना है, यानी किसी से बात नहीं करनी है। या फिर आप टीवी, मोबाइल अगर कुछ देख रहे हैं तो वो नहीं देखना है। खाने का यानी चबा चबा के अच्छी तरह से खाना है, ताकि इसका पचन भी अच्छी तरह से हो। जो शाम का खाना है वो सूर्यास्त के पहले आपने खाना है, क्योंकि उसके बाद जो है वो अग्नि भी मंद होता है, तो आपने खाया वो अब पचेगा नहीं। इस तरह से जो आयुर्वेद में ये छोटे छोटे नियम, छोटी छोटी बातें जो बताई है, तो उनका पालन अगर आप करते हैं तो इस अग्नि की स्थिति को प्राकृत रखने में ये आपको मदद करेगी। अगर किसी का अग्नि बहुत ही मंद है, तो उसे खुलने के लिए, उसकी भूख को बढ़ाने के लिए आप कुछ आसान घरेलू इलाज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यानी खाने का समय भी हो गया लेकिन आपको भूख ही नहीं लगती, तो उस समय आप खाने के आधा घंटा, यानी लगभग आधा घंटा पहले आप छोटा सा अदरक का टुकड़ा, उसमें आप थोड़ा सेंधा नमक डालो, उसको अच्छे से चबा चबा के आप खा सकते हैं। या फिर जो सौंठ का पाउडर है, यानी जो ड्राई जिंजर है, उसका पाउडर जो है उसको आप 2 से 3 चुटकी आप उसमें थोड़ा घी डाल के आप ले सकते हैं। देखिए सौंठ जो है वो अग्नि दीपन करने वाली, आम पाचन करने वाली है, यानी अग्नि को खोलने वाली। अगर शरीर में आम दोष है, यानी अपचित अन्न अगर जो है आहार है, तो उस अपक्व आहार रस का पचन करने वाली है। तो इसमें सौंठ एक बहुत अच्छी औषधि है। उसको भी हम जब घी के साथ लेते हैं, तो घी को भी हमने देखा है कि घी अग्नि को बढ़ाने वाला है। देखिए घी पित्त को तो शांत करता है, लेकिन अग्नि को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी सौंठ और घी, आपको बहुत अच्छे से मदद करता है। तो इसे भी आप खाना खाने के आधा या 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो त्रिकटु चूर्ण है, यानी जो सौंठ, काली मिर्च, पिपली, इनको समान मात्रा में लेके उसका आप चूर्ण बना के रख सकते हैं। और उसका थोड़ा सा ही, यानी 3-4 चुटकी चूर्ण आप घी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। आप शहद के साथ ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका खाने का पचन अच्छे से नहीं हुआ है, खाने के बाद आपको पेट में फूलापन है, गैसेस है, तब भी आप इस त्रिकटु चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो हिंगवाष्टक चूर्ण, देखिए हमने हिंगवाष्टक चूर्ण के बारे में भी डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप इसे घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस हिंगवाष्टक चूर्ण का भी आप खाने के पहले आप इसे ले सकते हैं। इसको भी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, यानी 3-4 चुटकी या पाव चम्मच से भी कम की क्वांटिटी में आपने इसे लेना है। थोड़ा सा चटा चटा के लेना है। इसको भी आप जैसे कि थोड़े से घी के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। या फिर जब आपने खाने की शुरुआत आप जब करते हैं, तो खाने का जो पहला निवाला है उसके साथ ही आप इस हिंगवाष्टक चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये भी अग्नि को खुलने में, आपका अग्नि जो है वो प्रज्वलित होने में आपको मदद कर सकता है।
खाने में आप छाछ का सेवन भी कर सकते हैं, यानी जो बटर मिल्क है वो भी आप आपके खाने में ज़रूर रखें, लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हमने देखा है कि दही है, छाछ है, तो इनकी जो तासीर है वो गर्म है, तो ग्रीष्म ऋतु में या जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तब थोड़ा सा संभाल के लेना है। बाकी आप इसमें खाने में रख सकते हैं इसको। तो इसमें जो कसेला स्वाद है वो भी आपके पचन का, यानी खाना खाने के बाद उसका जो पचन है वो ठीक तरह से होने में भी मदद करता है। और आयुर्वेद में जैसे कहा गया है कि जो मीठा रस है वो हमने शुरुआत में लेना है ताकि उसका पचन अच्छा हो, क्योंकि देखिए मीठी चीज़ें हैं, पचने में हेवी है, तो शुरुआत में हमारी भूख भी अच्छी रहती है, उसमें तीक्ष्णता है, तो इस मीठा जो खाना है जो हेवी है उसका पचन ये अच्छे से करेगी। लेकिन जो कसेला स्वाद है जो छाछ में है तो वो खाने के आखिर में लेने के लिए बताया है। तो इस छाछ का एक बीच बीच में आप शुरुआत यानी थोड़ा सा बीच में भी आप इसे ले सकते हैं घूट घूट करके, और खाने का जो एंड है वो भी आपने छाछ के साथ करना है, तो भी आपका ये जो खाना है वो अच्छी तरह से पचेगा। हमारे रसोई में आमतौर पर हम जो मसाले इस्तेमाल करते हैं उनका भी युक्तिपूर्वक प्रयोग आप आपके अग्नि को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे किचन में कितने सारे मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हल्दी है या फिर छोका देने के लिए हम जैसे जीरा है, राई है, ये इस्तेमाल करते हैं, या फिर अदरक है, लहसुन है, या दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है। तो इस तरह से बहुत सारे मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो काफ़ी सारे जो मसाले हैं इनकी तासीर गर्म है, तो ये अग्नि को खोलने में, अग्नि को प्रज्वलित करने में हमें मदद कर सकती है। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि इससे अग्नि तो प्रज्वलित हो लेकिन पित्त ज़्यादा ना बढ़े। तो स्पेशली जिनकी पित्त प्रकृति है या जिनको पहले से ही पित्त से संबंधित कोई तकलीफ़ है या सीज़न बहुत गर्म है, तो फिर उस सीज़न में या फिर आपकी प्रकृति का थोड़ा सा ध्यान रह के अग्नि की अवस्था के अनुसार इन मसालों का इस्तेमाल आपने करना है। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी बातें हमने आपको बताई वो आपको जठराग्नि को, यहाँ तक कि शरीर में जो 13 प्रकार की अग्नि है उन सभी को हमेशा स्वस्थ, प्राकृत और प्रज्वलित रखने में आपकी मदद ज़रूर करेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर आप किसी और विषय के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। आपके कमेंट के अनुसार ही हम अगला वीडियो लेके आते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।